पृथ्वी से दूर मंडोरा प्लैनेट, साल 4770। मंडोरा प्लैनेट पृथ्वी से बहुत अलग था। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी परे थी। हवा में तैरती कारें और घरों के ऊपर चलने वाली ट्रेन्स यहाँ ट्रांसपोर्ट का साधन थी। यहाँ रहने वाले जानवर और पक्षी भी काफी अलग थे। मंडोरा प्लैनेट 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ओर सारी सुविधाओं के साथ आर्मी परिवार रहते थे, तो दूसरी ओर वो साधारण परिवार थे जो आर्मी ज्वाइन नहीं करते थे। लेकिन इस वक्त मंडोरा पर युद्ध का माहौल था। पड़ोसी प्लैनेट कार्बन ने अपने से ज्यादा मंडोरा को तरक्की करते देख उस पर हमला कर दिया था। इसलिए मंडोरा पर चारों तरफ सिर्फ धूल और आग दिख रही थी। आग में जलकर खत्म हो चुके शिप्स के बीच मंडोरा आर्मी का एक ग्रुप खड़ा था, जिसके काफी सैनिक घायल हो चुके थे। हमारे सारे पायलट्स घायल हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्मी से अब कोई भी ऐसा ऑफिसर सलामत बचा है जो मेका फाइटर शिप को चला सके। इसे ऑपरेट करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हमें पड़ोसी प्लैनेट 9 से मदद लेनी होगी। मंडोरा आर्मी के चीफ ने कमांडर शान से कहा। इस पर कमांडर शान ने नकारते हुए जवाब दिया, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें प्लैनेट 9 की शर्तें मानकर उनके सामने झुकना पड़ेगा। इस तरह तो वो भी हमारे प्लैनेट पर कब्जा कर सकते हैं। चीफ ने अपने घायल आर्मी ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए मजबूर होकर कहा, अपने लोगों को मरता देखने से अच्छा है कि हम किसी और के कब्जे में रहकर जिंदा रहे, और डर कर गुलाम बनने से अच्छा है कि हम अपने प्लैनेट मंडोरा के लिए लड़ें और खुशी खुशी अपनी जान दे दें। कमांडर शान के पीछे खड़ी जवान लड़कों की टोली से एक लड़के ने पूरे विश्वास के साथ कहा। 17 साल के इस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर सब हैरान थे। चीफ ने अपनी नजरों से उस लड़के को आने का इशारा किया और उससे कहा, क्या तुम मरने से नहीं डरते? मैं हार कर जिंदा रहने से डरता हूं, मनु ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। माफ करना चीफ, ये लेट सोल्जर पायलट अनीश का बेटा मनु है, लेकिन ये अभी सिर्फ आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा है, कमांडर शान ने चीफ से कहा। ये बात सुनकर चीफ ने कमांडर शान से पूछा, क्या ये लड़का मेगा फाइटर शिप को ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग ले चुका है? जी हाँ चीफ, अपने पिता की तरह मनु भी मेगा फाइटर शिप को चला सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बच्चे की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। कमांडर ने ये कहते हुए चीफ को समझाने की कोशिश की। इस वक्त हम सबकी जान खतरे में है कमांडर, मुझे लगता है कि हमें ये रिस्क लेनी होगी। चीफ की इस बात पर कमांडर कुछ कहते कि इसके पहले ही चीफ ने कहा, ये मेरा ऑर्डर है। इतना बोलकर चीफ युद्ध की तैयारी करने चले गए। इसके बाद कमांडर शान ने पलटकर मनु से कहा, तुमने बहुत गलत समय चुना है अपनी काबिलियत दिखाने का। कोशिश करना कि तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने ना आए, और उससे जरूरी बात, जिंदा वापस आने की कोशिश करना। मैं तुम्हारी माँ तारा का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। मुझ पर भरोसा रखिए अंकल शान, मैं आपको और मंडोरा को निराश नहीं करूंगा। ये कहते हुए मनु ने अंकल शान को गले लगा लिया। परमिशन मिलते ही मनु का फाइटर शिप उड़ान भरने के लिए तैयार था। दुश्मन सेना की लोकेशन ट्रैक कर मनु शिप को हवा में उड़ाता हुआ अपने साथी शिप्स के करीब आ गया, जो पहले से ही दुश्मनों से लड़ रहे थे। चीफ और कमांडर की फाइटर शिप भी मनु के करीब ही थी। मनु ने बड़ी चालाकी से बारी बारी कई दुश्मनों के शिप्स को तबाह कर दिया था, लेकिन तभी एक बड़े दुश्मनी शिप ने हमला शुरू कर दिया। चीफ और कमांडर भी इस हमले को संभालने में नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन अचानक मनु ने अपना फाइटर शिप आगे कर अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। चीफ इस बात से हैरान थे कि देखते ही देखते मनु ने सारी दुश्मनी शिप्स को हराकर मंडोरा की ये वॉर लगभग जीत ही ली थी। ये देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। चीफ और कमांडर शान के साथ मनु भी अपने शिप को जमीन पर वापस ले आया था। जैसे ही मनु फाइटर शिप से बाहर निकला तो उसे देखकर चीफ ने कहा, ये लड़का बिल्कुल अपने पिता अनीश की तरह बहादुर है। चीफ के इतना कहते ही किसी शिप का एक छोटा टुकड़ा ऊपर से मनु के सिर पर गिर जाता है, जिससे मनु भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिरता है। मनु का हेलमेट टूट जाता है और पायलट सूट ओपन हो जाता है। मनु की मदद के लिए कुछ लोग आगे आ ही रहे थे कि उनके कदम चलते चलते रुक जाते हैं। मनु जब अपने शरीर से धूल झटकते हुए जमीन से खड़ा हुआ तो उसके लंबे घने बाल तेज हवा में लहराने लगे।
वहां मौजूद सारे लड़के मनु की नीली आंखों को देखे जा रहे थे। थोड़ा सूट ओपन हो जाने के बाद मनु से नजरें हटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन सब ने आज तक मंडोरा प्लैनेट पर इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। चीफ ने सच्चाई को अपनी आंखों के सामने देख मनु से गुस्से में कहा, आखिर अब तक किसी को कैसे पता नहीं चला कि तुम लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो? तुमने इतने सालों तक मंडोरा की आर्मी को धोखे में रखा। जिस सच को कमांडर शान और तारा ने इतने सालों तक छुपाए रखा था वो आज सबके सामने आ चुका था। मनु के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने आज जीत कर भी कमांडर शान और अपनी मां तारा को निराश कर दिया था। लेकिन मनु हमेशा से इतने बहादुर नहीं थे। वो तो पृथ्वी पर रहने वाली एक साधारण सी लड़की हुआ करती थी जिसे एक अजीब सी बीमारी ने घेर रखा था। आइए जानते हैं कि कैसे मनु ने पृथ्वी से कोसों दूर मंडोरा प्लैनेट तक का सफर तय किया। 2000 साल पहले पृथ्वी पर मनु की ये विचित्र बीमारी उसे दिन ब दिन खाए जा रही है। उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। मेरी तो यही सलाह है कि आप लोग झूठी उम्मीद छोड़कर मनु के साथ उसके ये आखिरी पल खुशी खुशी बिताइए। सेंट्रल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने मनु के पेरेंट्स से कहा। ये सुनकर दोनों माता पिता फूट फूट कर रोए, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए मनु के बेड के पास आ गए। अपने माँ बाप को पास देख मनु के प्यारे से चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। मनु बर्थ के टाइम से लेकर आज 17 साल बाद तक इस बीमारी के कारण बेड पर लेटी हुई थी। अब तक उसने दुनिया को बुक्स के जरिए ही देखा था, इसीलिए बाकी दुनिया उसके लिए कहानियों की तरह थी। बीमारी से लड़ते लड़ते आखिर एक दिन मनु ने अपना शरीर छोड़ दिया और अब वो एक सोल बन चुकी थी। सोल बनकर मनु देख रही थी कि उसके पेरेंट्स उसकी डेथ बॉडी के पास रो रहे हैं। मनु के पापा ने उसकी माँ को संभालते हुए कहा, मनु जब तक हमारे पास थी तकलीफ में थी। मुझे यकीन है कि भगवान मेरी बच्ची को एक बेहतर जीवन देंगे। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, मनु को अपने आसपास से एक आवाज सुनाई पड़ी। तुम्हें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सोल बन चुकी मनु को अपने पास एक परछाई दिखाई दी। मनु ने पूछा, कौन हो तुम और कहाँ ले जाने आई हो मुझे? एक अलग दुनिया में, परछाई ने कहा। क्या मैं वहां चल फिर पाऊंगी? मनु ने मासूमियत भरा सवाल पूछा। बिल्कुल, तुम जो चाहोगी वो कर पाओगी, लेकिन तुम्हें जल्दी यहां से चलना होगा। परछाई ने मनु के सवाल का जवाब दिया। ये सुनकर मनु की खुशी 7वें आसमान पर थी। अपनी जिंदगी के 17 साल एक बेड पर बिताने वाली लड़की के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। परछाई ने तुरंत मनु की सोल को खींचकर एक लंबे अंधेरे से होते हुए एक उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। मनु ने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? दरअसल तुम कहीं नहीं हो, ना किसी समय में, ना किसी जगह पर। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी एक अलग जगह पर तुम्हारा जन्म होने वाला है। परछाई के इतना कहते ही मनु के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और मनु एक गहरी नींद में चली जाती है। 2000 साल बाद मंडोरा प्लैनेट पर, साल 4754। गर्भवती तारा ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा। उसे आसमान में आज आर्मी शिप्स की आवाजाही तेज दिखाई दी, क्योंकि आज सारे सैनिक अपने घरों से रवानगी कर युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हीं सैनिकों में से एक था तारा का पति अनीश। अपने पति को विदाई देने आई तारा ने अनीश से कहा, जीत कर आना और हो सके तो जल्दी घर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके पिता उसके सामने हो। अगर मैं चाहता तो यहीं रुक जाता, लेकिन इस वक्त मंडोरा को मेरी जरूरत है और मुझे पिता होने से पहले एक सैनिक होने का फर्ज निभाना है। ये बोलते वक्त अनीश की आंखों में आंसू थे। आखिरी बार अनीश ने तारा के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, चाहे बेटा हो या बेटी, हमारे बच्चे का नाम मनु होगा। ये नाम सुनते ही तारा ने अनीश की तरफ देखा और अनीश ने वहां से रवानगी ले ली। तारा की तरह कई औरतों ने इसी तरह अपने पतियों को युद्ध के लिए विदा कर दिया। मंडोरा प्लैनेट के कानून के अनुसार यहाँ सिर्फ आदमी ही आर्मी को जा सकते थे।
औरतों का काम यहाँ सिर्फ घर संभालना था। अनीश को युद्ध पर गए हुए 2 महीने बीत चुके थे। तभी तारा को सूचना मिली। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मंडोरा के सबसे होनहार मेका सोल्जर पायलट अनीश युद्ध के दौरान शहीद हो चुके हैं। आर्मी कमांडर शान ने तारा से कहा। ये सुनते ही तारा शब्दहीन सी हो गई। उसे कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। यहाँ तक कि उसे अनीश का शव तक सौंपा नहीं गया था। तारा अपने पेट पर हाथ रख आंखों से आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी। इसके बाद वहां मंडोरा की सरकार से कुछ ऑफिसर आए और उन्होंने कहा, सोल्जर पायलट अनीश की मृत्यु का हमें बहुत दुख है, लेकिन सरकारी कानून के अनुसार अब हमें आपकी सारी सरकारी सुविधाएं वापस लेनी होंगी। मतलब आपको ये जगह छोड़कर आम लोगों के बीच जाना होगा। आप हमें वहां भेजने की बात कर रहे हैं जहां औरतों और बच्चों के साथ जबरदस्ती होती है, उन्हें नोच लिया जाता है। मेरे पति ने सारी जिंदगी आर्मी के नाम कर दी ताकि वो मंडोरा की सुरक्षा के साथ ही अपने बच्चे और परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके, और आपका कानून कहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। तारा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। इस बात पर फिर एक सरकारी ऑफिसर बोला, किसी सैनिक की मृत्यु के बाद अगर उसके परिवार का कोई दूसरा पुरुष आर्मी ज्वाइन नहीं करता तो उसके लिए यही कानून है, और याद रखिए कि आप एक औरत है। ये सब सुनकर शहीद सैनिक अनीश के वफादार साथी कमांडर शान ने आगे आकर कहा, अनीश और तारा का बेटा आर्मी को सर्व करेगा। उसका जेंडर आइडेंटिफाई हो चुका है। आर्मी के नियमों के अनुसार कोई भी लड़का 10 साल की उम्र से आर्मी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर सकता है। इस बच्चे को एक मौका दिया जाए। कमांडर की इस बात से सहमत होकर सारे सरकारी ऑफिसर्स वहां से चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तारा कमांडर शान की कहीं इस बात से नाराज थी। ये भांपकर कमांडर ने पास आकर तारा से कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि आप अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते, लेकिन अगर मैं ये ना करता तो आपको आम लोगों के बीच धकेल दिया जाता, जहाँ की हालत तो आप जानती ही हैं। ये मैंने आपकी और आपके बेटे की भलाई के लिए किया है। बेटा नहीं बेटी, मेरे पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है, तारा ने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि मैंने आपसे झूठ कहा था। मुझे ऐसी कुछ अनहोनी होने का अंदाजा था, शायद इसीलिए। तारा ने ये कहते हुए अपनी बात को समझाया। थोड़ी देर सोच में डूबे रहने के बाद कमांडर ने तारा से कहा, अब हमें इस सच को सबसे छुपाए रखना होगा। कुछ महीनों के बाद तारा की बेटी ने इस दुनिया में जन्म लिया। तारा ने अपनी प्यारी सी बेटी का नाम मनु रखा, जैसा कि अनीश चाहता था। तारा ने मनु की तरफ देखा और कहा, तुमने इस दुनिया में एक बेटी के रूप में जन्म लिया है, लेकिन इस दुनिया के सामने तुम्हें एक लड़का बनकर जीना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मुझे यकीन है तुम यहाँ की औरतों और लड़कियों के लिए एक बेहतर वक्त लाओगी। मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तारा अपनी बेटी मनु का सच छुपाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर मनु की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी? अगर हाँ, तो मनु कैसे एक लड़की होकर सबसे लड़ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द सीक्रेट ऑफ मनु, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मनु अब 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज तक तारा ने मनु को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। तारा ने अपना घर पूरी तरह से बंद कर रखा था। अंदर सिर्फ वही लोग मौजूद थे जिन्हें तारा अच्छी तरह जानती थी। पूरी तरह आयरन से बने इस घर में वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी जो मनु को सबसे बचाए रख सकती थी। तारा की इजाजत के बिना ना वहां कोई आ सकता था, ना ही कोई घर से बाहर जा सकता था। लेकिन मंडोरा प्लैनेट जितना एडवांस था, उतना ही खतरनाक भी था। यहाँ की लगभग हर चीज एक नेटवर्क से कनेक्टेड थी जो सबको आपस में जोड़ कर रखती थी। यहाँ तक कि इंसान भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये कुछ लोगों के लिए एक सुविधा थी तो कुछ लोगों के लिए खतरा। इसीलिए ही तारा मनु को लेकर इतनी परेशान थी। इस वक्त तारा कमरे में एक मशीन के काम में व्यस्त थी। तभी मनु बाहर के हॉल से कमरे में दौड़ते हुए तारा के पास आई तो मशीन के कुछ पार्ट्स जमीन पर ही पड़े थे। अरे मनु, संभल कर,
आपको चोट लग जाएगी। तारा ने मनु को मशीन से पीछे हटाते हुए कहा। मैं आपकी मदद कर दूं? मनु ने तारा से पूछा। ये सुनते ही तारा को जैसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने नीचे बैठते हुए मनु से कहा, देखते ही देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो मनु। बिल्कुल आप मेरी मदद कर सकती हो। आओ मैं आपको सिखाती हूँ, लेकिन ध्यान से। मनु पास आकर पार्ट्स उठाकर तारा को देने लगी। तभी मनु ने कहा, मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना था। बताओ क्या कहना है मेरी मनु को? तारा ने मनु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मनु ने तारा की तरफ देखकर कहा, आपने कहा था मेरे बर्थडे पर मुझे बाहर ले जाएंगी, तो आज मेरा बर्थडे है, क्या इस साल आप मुझे बाहर लेकर जाएंगी? ये सुनकर तारा ने मनु को गले से लगा लिया और कहा, हम जरूर जाएंगे मनु, लेकिन आज नहीं, तुम जब और बड़ी हो जाओगी ना तब, क्योंकि बाहर जाना अभी खतरनाक है। वो जगह आपके लिए नहीं ठीक है। अच्छा बताओ आपको क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगी। मुझे एक दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। मनु ने तारा से दूर होकर कहा। अपनी मासूम बेटी के मुंह से ये बात सुनकर तारा का दिल भर आया। उसने बड़े प्यार से मनु से कहा, मम्मा आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करेगी, लेकिन वादा करो कि तुम वो दोस्त मिलने के बाद बाहर जाने की जिद नहीं करोगी। ठीक है मम्मा, मैं बाहर जाने की जिद नहीं करूंगी। उप्स, करूंगी नहीं, करूंगा। मनु ने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, मेरी बिटिया कितनी समझदार है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी इस घर में बाहर का कोई अजनबी आए तो उसके सामने आपको हमेशा एक लड़के की तरह बात करनी है। तारा ने प्यार से मनु को समझाया। हाँ मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी, मनु ने तारा से कहा। ये बोलकर हंसते हुए मनु उस बड़े से कमरे में ही भागने लगी। ये देख तारा भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ऐसे ही हंसते हुए मनु कमरे से बाहर चली जाती है और तारा थक कर बेड पर बैठ जाती है। तारा मनु को खुश देख खुद भी बहुत खुश हो जाती थी। मनु शरीर से लगभग 10 साल की थी, लेकिन दिमाग से वो काफी मैच्योर थी। वो सब कुछ समझती थी और उसे अपनी पहली जिंदगी के बारे में भी सब कुछ याद था, लेकिन बस वो इस बारे में बात नहीं करती थी। पृथ्वी पर वो चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ ये काबिलियत होने के बावजूद वो दुनिया नहीं देख पा रही थी। शायद इस चीज को लेकर मनु के पास भी बहुत शिकायतें थी। तभी एक बूढ़ी औरत तारा के कमरे में आई। यहाँ सब लोग उसे यतीमा कहकर बुलाते थे। बचपन से लेकर आज तक यही मनु का ख्याल रखने में तारा की मदद करती आई थी। यतीमा ने तारा से कहा, आज मनु का जन्मदिन है, लेकिन इस दिन भी आपने उसे बाकी दुनिया से दूर रखा है। ये सुनकर काम में व्यस्त तारा ने कहा, यतीमा, आप जानती हैं कि मैं मनु पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहती। वो बाहर की दुनिया को अभी समझ नहीं पाएगी और वो समझेगी भी नहीं। अगर तुमने इसी तरह उसे कैद रखा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके साथ ठीक कर रही हो? यतीमा ने तारा के करीब आकर उसे समझाने की कोशिश की। मैं नहीं जानती, तारा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम अपने डर की सजा मनु को दे रही हो। क्या इस तरह सिखाओगी उसे बाहरी दुनिया से लड़ना? क्या अनीश ऐसा देखना चाहता था अपनी बेटी को? जरा सोचना इस बारे में। इतना बोलकर यतीमा वहां से चली गई। तारा अकेली वहां खड़ी यतीमा की बात पर विचार कर रही थी कि गेट पर पहरा देने वाले गार्ड ने तारा से आकर कहा, कमांडर शान आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर तारा के मन में कई विचार दौड़ पड़े कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी जो कमांडर बिना इन्फॉर्म किए अचानक चले आए। थोड़ा सोचकर तारा ने गार्ड से कहा कि कमांडर को अंदर भेज दे। कमांडर अनीश के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लगभग हर युद्ध उन्होंने साथ ही में लड़ा था, इसलिए वो तारा के प्रति इतने वफादार थे। इस वक्त कमांडर की उम्र 30 साल के आसपास थी। दरअसल मंडोरा की आर्मी अपने हर सैनिक को एक खास तरह के इंजेक्शन देती थी, जिससे सैनिकों की उम्र धीमी रफ्तार से बढ़ती थी और वो लंबे समय तक आर्मी के लिए लड़ सकते थे।
जवाब मिलते ही कमांडर तारा के पास आए और उन्होंने कहा, आज मनु 10 साल की हो गई है। आर्मी और सरकार से कुछ लोग यहाँ आएंगे। वो लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करके मनु की काबिलियत को परखेंगे। ये सुनकर तारा का दिल बैठ सा गया। उसने कमांडर की तरफ देखकर कहा, लेकिन इस डिवाइस से ये तो पता नहीं चल जाएगा कि मनु एक लड़की है? शान ने अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, ये पता चल जाएगा और इसी की मुझे चिंता हो रही है। इस बात ने तारा को फिर परेशानी में डाल दिया था। उसने कमांडर के पास आकर कहा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है कमांडर, आपको कुछ करना होगा। मैं इस दौरान आर्मी के साथ ही रहूंगा, कोशिश करूंगा कि ये डेटा मैं सबसे छुपा सकूं। कमांडर ने तारा को भरोसा दिलाते हुए कहा, कोशिश नहीं, ये आपको किसी भी कीमत पर करना ही होगा। याद है आपने मनु के पैदा होने पर उससे क्या वादा किया था? तारा ने कमांडर के पास आकर कहा, मैं भूला नहीं हूँ, मैं मनु को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। कमांडर ने तारा से कहा। कमांडर करते भी तो क्या करते, वो तो बस कोशिश ही कर सकते थे। कमांडर तारा के चेहरे पर लौट आई मुस्कान देखकर कमरे से बाहर चले गए। उन्होंने बाहर एक बड़े से हॉल में मनु की तरफ रुक कर देखा और फिर वहां से जाने लगे। तभी उन्हें पीछे से मनु की आवाज सुनाई पड़ी, हाँ, वापस कब आए अंकल शान? क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते मेरे पास? इस पर कमांडर ने मनु की तरफ पलटकर कहा, मैं आज शाम आपसे मिलने फिर आऊंगा बच्चे, लेकिन अभी अंकल शान को एक बहुत जरूरी काम पे जाना है। मनु ने हल्का सा नाराज होते हुए कहा, आप दुश्मनों से लड़ने जा रहे हैं? मनु की इस बात ने उन्हें सोच में डाल दिया कि वो लड़ने ही तो जा रहे हैं, मनु की दुश्मनों से। उन्होंने मनु से कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन बहुत खतरनाक है, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। तारा ने मनु को उसके पापा की जो तस्वीर दी थी, मनु ने कमांडर को वो दिखाते हुए कहा, माँ कहती थी कि मेरे पापा भी दुश्मनों से लड़ा करते थे और वो बहुत बहादुर थे। आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो। कमांडर ने ये सुनकर मनु को गले लगा लिया और कहा, अंकल शान आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। क्या आप मुझे बाहर ले जाएंगे? मुझे दुनिया को देखना है। यहाँ दम घुटता है मेरा। मनु ने ये बात उदास होकर कही। शान मनु का दर्द समझ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मनु को समझाया, अंकल शान आपको बाहर जरूर लेकर जाएंगे मनु, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, माँ की बात माननी होगी। कमांडर का कोई परिवार नहीं था। मनु को गले लगाकर उनके दिल में मनु के लिए अपनापन और बढ़ गया था। मनु के उभरे हुए गालों पर हाथ से थपथपी करते हुए कमांडर वहां से चले जाते हैं। अंदर तारा ने एक बॉक्स से छोटा सा रोबोट निकाला। इस रोबोट पर अनीश कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन वॉर की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा और ये काम अधूरा ही छूट गया था। अनीश के इस दुनिया से चले जाने के बाद तारा ने इस रोबोट पर काम करना शुरू किया और इसे मनु के लिए तैयार किया। ये एक लर्निंग डिवाइस थी जो मनु को बिना घर से बाहर निकले मंडोरा प्लैनेट के बारे में जानकारी दे सकती थी और साथ ही मनु को ट्रेन भी कर सकती थी। तारा इस रोबोट को अनीश की आखिरी निशानी के तौर पर देना चाहती थी, लेकिन तारा ने ये नहीं सोचा कि ये रोबोट मनु का एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता था। तारा ने उस रोबोट में ह्यूमन नेचर एक्टिवेट कर दिए थे ताकि रोबोट मनु को बेहतर ढंग से समझ पाए। मनु, देखो आपसे मिलने कौन आया है। तारा ने मनु को आवाज लगाकर बुलाया। कोई मिलने आया है, ये सुनकर मनु दौड़ पड़ी। उसने देखा कि माँ के पास एक छोटा सा रोबोट रखा हुआ है। पास आकर मनु ने पूछा, ये कौन है मम्मा? ये आपका नया दोस्त है। तारा ने मुस्कुराते हुए रोबोट को आगे कर दिया। हेलो मनु, मेरा नाम लिटिल फोर है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लिटिल फोर ने एक बच्चे की तरह कहा। ये देखकर तो मनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो पास आई और लिटिल फोर से कहा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच मम्मा। थोड़ी ही देर में मनु लिटिल फोर से घुल मिल गई। ये देखकर तारा के सर से तो जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। बस फिक्र थी आज शाम को आने वाले लोगों की। शाम हो चुकी थी।
और वो वक्त आ चुका था जिसका तारा इंतजार कर रही थी। सरकार की तरफ से कुछ ऑफिसर और आर्मी के कुछ लोग डेटा एनालिटिक डिवाइस लेकर तारा के घर आ गए थे। कमांडर शान भी उनके साथ ही थे। मनु आज 10 साल का पूरा हो चुका है और सरकारी कानून के अनुसार आज उसकी काबिलियत परखी जाएगी। क्या हम अपना काम शुरू कर सकते हैं? आर्मी के आगे खड़े एक सरकारी ऑफिसर ने तारा से कहा। तारा का मन घबरा रहा था। वो मनु को लेकर बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद कमांडर ने इसके लिए भी कोई रास्ता निकाला होगा। लेकिन कमांडर की आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। कुछ फॉर्मेलिटीज होने के बाद मनु को कमरे से बाहर लाया गया। अपना मासूम सा चेहरा लिए मनु सबकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर कमांडर शान पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिवाइस को तैयार करने के बाद मनु को उस डिवाइस के अंदर बैठाकर उससे कनेक्ट किया गया। मनु काफी समझदार थी। वो बिना डरे उस डिवाइस के अंदर बैठ गई। लेकिन इधर तारा के मन में कई विचार घूम रहे थे। एक ऑफिसर आगे आकर डिवाइस को ऑन करता है और इसी के साथ पास में लगी स्क्रीन पर मनु का सारा डेटा लोड होने लगता है। ये डिवाइस आज जरूरत से ज्यादा समय ले रही थी, लेकिन कमांडर ने इस डिवाइस के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, इसलिए वो चुपचाप खड़े बस देख रहे थे। इतनी देर होने के बाद भी डेटा शो नहीं हो रहा था। ये देखकर सबके बीच हलचल बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है कमांडर शान? ये मशीन इतना समय क्यों ले रही है? एक ऑफिसर ने कमांडर शान से पूछा। इस पर कमांडर ने कहा, ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है ऑफिसर, इसमें लगे चिप कैपेसिटी कुछ गड़बड़ लगती है। हमारे पास दूसरी चिप भी मौजूद है, हमें इसे बदल कर देखना चाहिए। ऑफिसर को कमांडर शान पर पूरा भरोसा था। वो हामी भरते हुए चिप बदलने के लिए मान गए। ये देखकर तारा का मन भी थोड़ा हल्का होता है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। पहले वाली डिवाइस अचानक काम करने लगी और चिप बदलने से पहले ही डाटा दिखना शुरू हो गया। सरकारी ऑफिसर ने देखा कि मनु का पोटेंशियल तो ए पॉजिटिव दिख रहा था, जो आर्मी के लिए उसे काबिल बनाता था, लेकिन उसका जेंडर फीमेल शो हो रहा था। ये देखकर एक बार फिर सबके बीच हलचल बढ़ने लगी। ये रिजल्ट मनु, तारा और कमांडर के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। डिवाइस की स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि मनु एक लड़की है। अब सरकार मनु के साथ क्या करेगी? क्या कमांडर कुछ रास्ता निकाल पाएंगे या इसकी सजा तारा को मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द सीक्रेट ऑफ मनु, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिवाइस की स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि मनु एक लड़की है। ये देखकर तारा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने कमांडर की तरफ उम्मीद की नजरों से देखा, लेकिन कमांडर खुद ना उम्मीद दिखाई दे रहे थे। अब बच्चे को नीचे उतारो, बात कुछ और है, वहां मौजूद सरकारी व्यक्ति ने एक जूनियर आर्मी ऑफिसर से कहा। वो ऑफिसर मनु की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी तारा की नजर घर में मौजूद गन पर पड़ी। वो सोच चुकी थी कि अगर मनु को कुछ हुआ तो उसे क्या करना है, लेकिन मनु मुस्कुरा रही थी। शायद उसे पता ही था कि उसके साथ क्या होने वाला था। ऑफिसर मनु को डिवाइस से नीचे उतारने ही वाले थे कि तभी स्क्रीन पर दिखने वाला डेटा अपने आप बदलने लगा। एक बार फिर रिफ्रेश होकर डेटा सबके सामने था, जिसमें मनु का पोटेंशियल ए पॉजिटिव और जेंडर मेल दिखाई देने लगा। ये देखकर सब चौंक गए। सभी के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई। इस वक्त तारा को लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? इतने थोड़े समय में रिजल्ट 2 बार बदल जाना आम बात नहीं है, सरकारी ऑफिसर ने स्क्रीन के पास आकर कहा और डिवाइस को फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश की, लेकिन मनु का जेंडर अब भी मेल ही दिखा रहा था। और मैंने कहा था ऑफिसर कि ये डिवाइस ही खराब थी, जो अब ठीक हो गई है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी पर और काम करने की जरूरत है। कमांडर ने ये कहते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश की। तारा को लग रहा था कि कमांडर शान ने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन कमांडर को भी नहीं पता था कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी मनु इशारा करते हुए कमांडर की तरफ देखकर मुस्कुराई। ये सब तारा भी देख रही थी। कमांडर और तारा समझ गए थे कि ये सब मनु ने किया था, लेकिन कैसे, इसका जवाब तो उनके पास अब भी नहीं था। थोड़ी देर में आर्मी और सरकारी ऑफिसर संतुष्ट होकर चले गए।
कमांडर को भी उनके साथ ही जाना पड़ा, क्योंकि वो उन्हें शक करने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। घर के गेट एक बार फिर बंद कर दिए गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मनु, तुमने ये सब कैसे किया? तारा ने खुशी से झूमते हुए मनु से पूछा। लिटिल फोर की मदद से। मनु का मासूम चेहरा इस वक्त बहुत समझदार बना हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो मनु? लिटिल फोर ऐसा कैसे कर सकता है? तारा ने दोबारा पूछा, क्योंकि उसके लिए यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा था। मनु ने लिटिल फोर को आवाज देकर अपने पास बुलाया और तारा से कहा, उनकी डिवाइस को हैक करके। मुझे पता था मम्मी कि ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। लिटिल फोर मुझे ट्रेनिंग देता है, उसके पहले ही मैंने ही उसे ट्रेनिंग दे दी। ये सुनकर तारा का मनु को देखने का नजरिया ही बदल गया। वो समझ चुकी थी कि मनु कितनी समझदार है और अनीश का बनाया लिटिल फोर कितना कैपेबल। थैंक यू सो मच लिटिल फोर। तुम शायद महसूस नहीं कर सकते हो तुमने आज हमारे लिए क्या किया है। तारा ने नीचे बैठकर लिटिल फोर से कहा। इस पर लिटिल फोर ने जवाब दिया, मशीनों को थैंक यू नहीं बोला करते। मनु मेरी दोस्त है और ये मेरा काम था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। ये सुनकर तारा का दिल भर आया। उसे लिटिल फोर की बात सुनकर अनीश की याद आ गई। वो होते तो वो भी शायद मनु को इसी तरह प्रोटेक्ट करते। तारा ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मनु ने लिटिल फोर को आकर गले लगा लिया और कहा, आपने मुझे बहुत प्यारा दोस्त दिया है। आई लव यू मम्मा। तारा ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले लगा लिया। आज जो हुआ उसके बाद मनु और लिटिल फोर पर तारा का भरोसा और भी बढ़ गया था। दूसरे दिन लिटिल फोर के साथ मनु की ट्रेनिंग शुरू हुई और लिटिल फोर मनु को मंडोरा के बारे में पूरी जानकारी देने लगा। दरअसल लिटिल फोर इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया से हमेशा कनेक्टेड रहता था, इसलिए वो मनु को बेहतर तरीके से सिखा पाने के काबिल था। मनु इसी के साथ दुश्मनों से लड़ने की भी ट्रेनिंग लेने लगी। दोपहर होते होते तारा के घर पर एक और बिन बुलाया मेहमान आ धमका। ये था अनीश का भाई रुद्र। रुद्र की उम्र करीब 35 साल की थी। बड़े बालों और दाढ़ी मूंछों के साथ वो दिखने में बहुत खतरनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक थे उसके इरादे। मुझे तारा से मिलना है, उससे कहना कि अनीश का छोटा भाई रुद्र मिलने आया है। रुद्र ने घर के बाहर पहरा देने वाले गार्ड से कहा। मनु के प्रोटेक्शन के लिए वहां के गार्ड्स की सख्ती बढ़ा दी गई थी। रुद्र की आंखों को स्कैन करके जाना कि ये सच बोल रहा है या झूठ। स्कैन करते ही रुद्र के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स सामने आ गए थे। गार्ड्स फिर भी रुद्र की रिक्वेस्ट अंदर भेज देता है, क्योंकि रुद्र अनीश का भाई था। जैसे ही अंदर तारा को रुद्र के आने की खबर मिली, वो बिल्कुल चौंक गई। तारा के सामने रुद्र से जुड़ी बहुत बुरी यादें बारी बारी से सामने आ गईं। आखिर रुद्र के इस तरह घर आने का क्या मतलब हो सकता है? तारा ने यतीम माँ से पूछा। इसकी एक बेटी है जिसके साथ रुद्र उस नरक में रहता है। हो सकता है अब वो सुधर गया हो। एक बार बात जरूर सुन लेनी चाहिए। यतीम माँ ने तारा को समझाया। तारा ने भी रुद्र को एक बार मौका देने की सोची और रुद्र को अंदर बुलवा लिया। गेट खुलते ही रुद्र अंदर आया और तारा के बड़े से घर को गौर से देखने लगा। वो देख रहा था कि ये लोग कितनी शान से यहाँ रहते हैं। रुद्र अपना टूटा हुआ हाथ लिए अंदर खड़ा था। उसने देखा कि तारा बिल्कुल सामने खड़ी है और उसके बगल में मनु थी। बहुत प्यारा बच्चा है। क्या ये अनीश का बेटा है? और मेरा भतीजा? रुद्र ने भारी आवाज से तारा से पूछा, लेकिन तारा बिना जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही। ये कौन है मम्मा? मनु ने बिना डरे तारा से पूछा। तारा जितनी मजबूती से खड़ी थी उतनी अंदर से डरी हुई थी। उसने मनु से कहा, आप अंदर जाओ मनु। तारा की बात मानकर मनु अंदर चली गई। उसके जाते ही तारा ने रुद्र से सवाल पूछा, यहाँ आने का कोई कारण? कारण ये है कि आज मैं अनीश की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आया हूँ। रुद्र ने अपनी बात तारा के सामने रखी।
पहले तो तारा चौंक गई, लेकिन बात पर गौर करने के बाद उसने कहा, मदद मांगने आते तब तक भी ठीक था, पर तुम तो हिस्सा मांगने आ गए। रुद्र धीरे धीरे तारा के पास आ गया था। पास आकर रुद्र ने तारा से कहा, मानता हूं कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। मैं क्या करता, तुम कभी मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। दरअसल मनु के पैदा होने के कुछ साल पहले रुद्र ने तारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तारा मजबूरी के कारण उस समय चुप रही थी, लेकिन आज भी रुद्र के इरादे बदले नहीं थे। वो तारा के आसपास घूमकर उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, उसके बदन को छू रहा था। गार्ड्स भी ये देख रहे थे, लेकिन तारा मनु के सामने कुछ गड़बड़ नहीं करना चाह रही थी, इसलिए उसने गार्ड्स को इशारे से अभी के लिए शांत रहने को कहा। क्या चाहते हो तुम? तारा ने रुद्र से सवाल किया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को भी छोड़ दूंगा, और वो बात मैं आज भी कहता हूँ। मुझसे शादी करके मुझे उस नरक से निकाल लो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रुद्र ने अपने इरादे तारा के सामने रखे। तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते? तुम्हारी बेटी और बीवी को सोचकर मैं एक बार के लिए तो तुम पर रहम खा भी गई थी। मैंने तो तुम्हारी बेटी को अपने पास रखकर उसका ख्याल रखने की भी बात कही थी, लेकिन अब लगता है कि तुमको तो उसकी फिक्र ही नहीं थी। तारा ने रुद्र को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र समझने वालों में से नहीं था। अचानक रुद्र ने तारा के और करीब आकर उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन तभी तारा ने अपनी छुरी निकालकर रुद्र के चेहरे पर कट लगा दिया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। ले जाकर बाहर फेंक दो इसे, तारा ने गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर दिया। ये सुनते ही गार्ड्स वहां आकर रुद्र को खींच कर ले जाने लगे, लेकिन रुद्र अपनी बात पर बना हुआ था। मैं अनीश से बेहतर पायलट था। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरा पद उसे खैरात में मिला था। मैं उससे बेहतर था, उससे बेहतर। तारा का दिल कर रहा था कि वो इसे यहीं मार दे, पर तारा घर में खून खराबा नहीं चाह रही थी। उसे बस अपनी आंखों के सामने अनीश और मनु दिखाई दे रहे थे। बंद हो रहे गेट से जाते हुए रुद्र ने एक बार फिर चीख कर कहा, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, याद रखना। अंदर होने के कारण मनु ने कुछ नहीं देखा था, लेकिन आखिर में रुद्र की आवाज सुनकर बाहर आई। तारा ने तुरंत मनु को गले से लगा लिया, जैसे मनु उसे अपने से दूर जाती दिखाई दे रही थी। तारा उसे जकड़े रहना चाहती थी, लेकिन मनु को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या था। शाम हो चुकी थी। मनु लिटिल फोर को चार्जिंग से हटाकर उसके सामने बैठ गई। लिटिल फोर, क्या तुम्हें पता है ये कौन था? मनु को इस इंसान में बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि रुद्र की शक्ल अनीश से काफी मिलती जुलती थी। फेस स्कैनिंग के बाद मुझे पता चला कि ये तुम्हारे पापा के छोटे भाई थे, मतलब तुम्हारे चाचा, जो प्लेनेट की दूसरी तरफ रहते थे। लिटिल फोर ने मनु से कहा। इस प्लेनेट का एक दूसरा हिस्सा भी था, वो कैसा है? मनु की उत्सुकता फिर बढ़ गई। वो उस बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। इस पर लिटिल फोर ने कहा, वहाँ पर आम इंसान रहते हैं और वो हिस्सा बहुत खतरनाक है, लेकिन वहाँ बुरे लोगों के साथ कुछ अच्छे लोग भी हैं। प्लेनेट की दूसरी तरफ का हिस्सा बड़ा ही खूबसूरत है। ये सुनकर मनु के मन में एक और सवाल फूट पड़ा। उसने कहा, तो माँ हमेशा ये क्यों कहती है कि बाहर सिर्फ बुरे लोग ही रहते हैं और मुझे उनसे खतरा है? क्योंकि ये उनकी फिक्र है तुम्हारे लिए मनु। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े अक्सर झूठ भी बोलते हैं। लिटिल फोर ने जवाब दिया। ये झूठ बोलने वाली बात मनु के दिमाग में घर कर गई। ये जानकर मनु की बाहर जाने की इच्छा और तीव्र हो गई थी। मुझे बाहर जाना है लिटिल फोर, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मनु ने बहुत प्यार से कहा। इस पर लिटिल फोर ने कहा, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए और बार बार एक ही जिद नहीं करनी चाहिए मनु। इस बात पर मनु और गुस्सा हो गई। उसने लिटिल फोर पर चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ समझे, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ।
झूठ बोलकर कोई मुझे यहाँ बंद करके नहीं रख सकता। अगर कोई मुझे बाहर लेकर नहीं गया तो मैं खुद चली जाऊंगी। मनु ये बोलकर वहां से चली गई। लिटिल फोर भी मनु को समझाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। रात हो चुकी थी और मनु बाहर जाने का इरादा भी बना चुकी थी। इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। वो इस बारे में सोचने लगी। तारा भी इस वक्त तक सो चुकी थी। लिटिल फोर का पावर ऑफ कर मनु अपने कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि लिटिल फोर मनु से कुछ दूरी तक कनेक्टेड रह सकता था। मनु को ये बात पता थी कि रात के समय बाहर की चीजें जैसे राशन, कपड़े और बाकी जरूरत का सामान इस घर में आता था। इसका रास्ता घर के पीछे एक अलग गेट से था। यहाँ आने वाले सामान की तो स्कैनिंग की जाती थी, लेकिन जाने वाले की नहीं। क्या मैं गलत कर रही हूँ? अगर सच में बाहर कोई खतरा हुआ तो जब तक मैं खुद से नहीं देखूंगी मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। किसी के पता चलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। मनु के मन में ये सारे विचार चल रहे थे। आखिरकार मनु ने फैसला कर लिया। छोटी गाड़ियां खाली बॉक्स को बाहर ले जा रही थी। मनु मौका पाकर बाहर जाने वाले सामान के अंदर चोरी से छुप गई। जब सामान से भरी वो गाड़ी घर से बाहर गई, तब मनु चालाकी से गाड़ी से बाहर कूद गई। बाहर की हवा मनु ने पहली बार महसूस की थी। वो यहाँ हर चीज को देख लेना चाहती थी, लेकिन मनु ने देखा कि घर के पीछे वाली सड़क पर हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी अंधेरे में मनु को एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मनु। मनु ये सुनते ही डर गई। वो जैसे लड़ने के लिए तैयार ही हो गई थी। सतर्क होकर उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा चाचा रुद्र। आओ, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। आखिर क्या इरादे थे रुद्र के? वो मनु को कहाँ ले जाने की बात कर रहा था? क्या मनु रुद्र से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द सीक्रेट ऑफ मनु, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।